हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी मास रिलेशन की। देखिए एनर्जी मास रिलेशन, अब तक हम लोग ये पढ़ते आए थे कि किसी भी बॉडी का अगर मास है तो वो कंजर्व्ड है, और किसी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड है। आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है। लेकिन आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस बात को प्रूव कर दिया कि हम लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फिज़न में इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो रिज़ल्ट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स हम लोग को मिलते हैं। अगर कहीं पर डेल्टा एम मास का डिफेक्ट हो रहा है, अगर कोई भी बॉडी ऐसी है जो अपने डेल्टा एम मास को लूज़ करती है, तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका रिलेशन बताया आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। वो रिलेशन है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये रिलेशन निकल के आता है। यहाँ पर जो डेल्टा एम है इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं, जितना मास किसी बॉडी का कम हो गया है, तो ये रिलेशन निकल के हमारे पास आता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी बॉडी का अगर मास डिफेक्ट होता है तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर कहीं पर 1 ग्राम मास डिफेक्ट होता है, किसी बॉडी का अगर मास 1 ग्राम कम हो जाता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी और वजह से, तो आप देखेंगे कितनी एनर्जी उसके इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगी, हम निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि इफ़ डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 ग्राम, यानी 1×10⁻³ किलोग्राम, और आप जानते हैं c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब आप लिखेंगे कि फ्रॉम 1 वी हैव, तो होगा E इज इक्वल टू, जहाँ लिखा है डेल्टा एम 1×10⁻³ ये डेल्टा एम हो गया, और ये होगा 3×10⁸ इसका होल स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1×10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 9×10⁻16, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9×10⁻13 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम जो मास है वो 9×10⁻13 जूल एनर्जी के इक्विवेलेंट है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में या न्यूक्लियर फिज़न में अगर कहीं पर भी मास डिफेक्ट होता है तो उसके इक्विवेलेंट इस रिलेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाया करती है। अब आप देखिए इसकी जो उल्टी बात है वो सोचते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे, किसी बॉडी को अगर आपने गर्म कर दिया तो आप देखिए हीट एनर्जी मिल जाती है उसको, तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा? या आपके पास एक स्प्रिंग है और आपने उस स्प्रिंग को दबा दिया, से कंप्रेस कर दिया, तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा? कि अगर किसी भी सेंसिटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर आप उसका मेज़रमेंट करते हैं उसका मास का, तो आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि उसके मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। आप देखिए जो फार्मूला मेरे पास है E इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फ्रॉम 1 डेल्टा एम इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। अगर आप किसी भी बॉडी को एनर्जी E प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो मास होगा डेल्टा एम वो E अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखिए क्या है ना कि C की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, 3×10⁸ ये है, और उसका भी स्क्वायर है, तो आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी मिलती है। इसलिए अगर मास डिफेक्ट कम होता है तो उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उसका मास बहुत ही कम बढ़ पाता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जो बॉडी का मास अगर 1 ग्राम बढ़ जाए तो उसको 9×10⁻13 जूल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और किसी बॉडी को इतने ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कराना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जो मास बढ़ा है, मास बढ़ता तो है किसी बॉडी को अगर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो मास बढ़ता है उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये बात होती है। आप देखिए कि ये जो मैंने आपको बात बताई है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो रिलेशन निकल के आया है E डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ये है, इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों के जो 2 लॉज थे अब वो 2 लॉज नहीं हैं, बल्कि इस थ्योरी के बाद ये मिलकर एक लॉ बन गया है,
इसका मतलब यूनिवर्स में टोटल मास प्लस टोटल एनर्जी ये कंजर्व्ड है मास एनर्जी में, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। इसके एग्जाम्पल हैं पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ये आप देखिए, समझ में आप लोग ज़रूर आएंगे। देखिए पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। देखिए जब कोई एनर्जेटिक गामा रे फोटोन किसी हैवी सब्सटेंस की सरफेस पर आकर गिरता है तो जो हैवी सब्सटेंस है उसका न्यूक्लियस उस गामा रे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मैसिव पार्टिकल्स में। और ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या होता है देखें, मैंने आपसे कहा कि इसमें ये होगा कि ये एक हैवी न्यूक्लियस है, ये हैवी न्यूक्लियस प्लस ZE, ये हैवी न्यूक्लियस है, और आपने यहाँ पर एक एनर्जेटिक गामा फोटोन, ये है गामा फोटोन जिसकी कितनी एनर्जी है, h मान लीजिए, ये इसकी एनर्जी है। तो यहाँ से एक पेयर प्रोड्यूस होता है मैसिव पार्टिकल्स का, ये होता है -1 बीटा 0 यानी इलेक्ट्रॉन, और ये +1 बीटा 0, +1 बीटा 0, +1 बीटा 0, ये होता है इलेक्ट्रॉन, और ये होता है पॉजिट्रॉन। तो आपने देखा जो गामा रे फोटोन था h₈, ये -1 बीटा 0 इलेक्ट्रॉन और +1 बीटा 0 इसमें पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाया करता है। तो ये है गामा रे फोटोन या गामा फोटोन, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन इसमें कन्वर्ट हो जाया करता है। ये है पेयर प्रोडक्शन। आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा एनर्जेटिक गामा फोटोन होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एनर्जी है ये 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा अगर होगी तो पेयर प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज़ पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। अब बात ये आती है कि ये जो एनर्जी इसकी है ये इससे ज़्यादा क्यों हो। जैसे कि मैंने बताया कि जो इसकी एनर्जी है अगर ये या तो ज़्यादा है या इक्वल है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी होगा पेयर प्रोडक्शन, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसका रीज़न देखिए क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है तो आप जानते हैं एक दूसरे के एंटी पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल तो एंटी पार्टिकल है, इसका मास कितना होगा m0, तो इसका पास भी m0 होगा। दोनों का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना होता है, जो मास होता है ये होता है 9.1 × 10⁻31 इतना किलोग्राम ये होता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा E∆mc² से तो एनर्जी इस मास के इक्विवेलेंट कितनी होगी, तो आप लिखेंगे कि जो एनर्जी इस मास के इक्विवेलेंट होगी ΔE मान लीजिए वो कितनी होगी, ये होगी m0 × c²। तो ΔE हो जाएगा m0 की वैल्यू 9.1 ×10⁻31 ये मास हो गया, और 3 × 10⁸ इसका होल स्क्वायर। ΔE ये कहाँ में आएगी, ये आएगी जूल में। तो 9.1 ×10⁻31 9 × 10⁻16 अपॉन, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ 1.6 10⁻13 से तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ΔE जो होगा ये निकल गया 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन जो है इसका मास इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इसलिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन ये कितना होगा, आप लिखेंगे हैंस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, ये कितनी होगी, E मिनिमम, ये होगी ΔE प्लस ΔE। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, केवल एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और एक पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए।
तो कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो होगी 0.51 प्लस 0.51 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम से कम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन greater than or equals to 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी होनी चाहिए। अगर ठीक एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, जैसे ही गामा फोटोन जाएगा वैसे ही ये हैवी न्यूक्लियस इसको एब्जॉर्ब करेगा और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा पेयर प्रोडक्शन के वजह से। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसकी है 1.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.52 से 1.02 जाएगी, उसके से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे और बचेगी 0.50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 0.50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी वो इनको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब बाकी जो 0.50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसकी वजह से इन दोनों में होगी काइनेटिक एनर्जी, ये चलेंगे। लेकिन दोनों की स्पीड सेम नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए हैवी न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसकी स्पीड कम होगी। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये पॉजिट्रॉन, क्योंकि इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आप लोगों के आ रही होगी। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए जो अगली बात आती है, इसी का ये एग्जाम्पल एनर्जी मास रिलेशन का, ये है पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन जो पेयर एनिहिलेशन है ये पेयर प्रोडक्शन का एक कन्वर्स फिनोमेना है। देखिए इसमें ये होता है कि अगर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ये है -1 बीटा 0, ये है +1 बीटा 0, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन, ये कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने एक जो ख़त्म कर दिया जब कांटेक्ट में आए और उससे 2 गामा फोटोन आपको मिल गए, एक गामा फोटोन ये और एक गामा फोटोन ये है गामा रे फोटोन, ये गामा फोटोन और एक ये है गामा फोटोन, ये आप लोगों को मिल जाते हैं। ये है बिफोर कंबाइनिंग, जब कंबाइन नहीं हुए थे तो ऐसे थे, ये था पोजीशन, और उसके बाद जब कंबाइन हो गए तो आफ्टर कंबाइनिंग। ये हो जाया करता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होगा जहाँ पर एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं, एक दूसरे ख़त्म कर देते हैं और रिज़ल्ट जो मिलता है वो 2 गामा फोटोन मिलते हैं। आप देखिए मास से ये क्या है, एनर्जी, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बिल्कुल इसका उल्टा फिनोमेना, यहाँ पर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही थी और यहाँ पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आप देखिए इसका मास अगर m0 है तो इसका मास भी m0 है, तो यहाँ से मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये जो फिनोमेना होता है ये होता है पेयर एनिहिलेशन। और अगर ये दोनों रेस्ट में थे और कंबाइन होते हैं तो फिर आप लोगों को ये जो गामा फोटोन मिलेंगे इन दोनों की कितनी एनर्जी होगी, 0.51 और 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर ये दोनों हाई स्पीड से आते हैं, यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी भी थी और उसके बाद कंबाइन होते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो और ऐड होकर इसकी एनर्जी बन जाएगी, यानी इसकी जो एनर्जी होगी, जो एच न्यू की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात ये पूछ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक गामा फोटोन था और एक गामा फोटोन से ही एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन गए थे, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिले तो एक गामा फोटोन नहीं बना। तो इसका रीज़न क्या है?
तो इसका रीज़न ये है भाई कि आप देखिए कि यहाँ पर ही गामा फोटोन गया तो इसमें एनर्जी थी और मोमेंटम था, इसकी एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं जो भी हुआ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर जो मोमेंटम था किस तरफ था, मोमेंटम इस तरफ, इसका मोमेंटम इस तरफ, इसका मोमेंटम इस तरफ, जब वेक्टर हम निकालेंगे मोमेंटम इस तरफ, तो आप देखिए कि मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, पॉजिट्रॉन ऐसे आया, नेट मोमेंटम कितना हो गया, 0, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम था तो कितना हो गया नेट मोमेंटम, 0। और यहाँ पर यहाँ फोटोन बना, ये बना ऐसे चले गया अपोजिट डायरेक्शन में, कितना मोमेंटम हो गया, 0। तो आप देखिए मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर दो से मिलकर अगर अकेला बनता, एक फोटोन बनता, कहीं भी जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, तो आप देखिए मोमेंटम 0 नहीं होता। इसलिए कोई भी फिनोमेना जब होता है तो ये देखा जाता है कि एनर्जी भी कंजर्व्ड हो और मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो। और यही वजह है आपने बहुत लोग पूछते हैं कि भाई पेयर प्रोडक्शन जब हो रहा है तो गामा फोटोन से बस एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बन जाता, यहाँ पर ये हैवी न्यूक्लियस जरूरत क्यों पड़ रही है। तो अगर हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा तो वही बात निकल के आती है कि जब तक इसे टकराएगा नहीं उसके बाद ही तो ये बनेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर नहीं हो पाएगा, अगर फॉलो नहीं हो पाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो नहीं हो पाएगा अगर ये हैवी न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होगा तो। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग AMU या सिंपली U इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको 11th क्लास में हम बता चुके हैं कि AMU या U यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, ये स्मॉल मासेस के मेज़रमेंट के लिए एक यूनिट होती है। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 10⁻31 किलोग्राम होता है। ऐसे ही प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास 10⁻27 किलोग्राम के ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियस का मास, एटॉम का मास ये बहुत ही कम होते हैं, ओके। तो इतने कम मासेस को, इतने स्मॉल मासेस को अगर हम लोग 10⁻27 या 10⁻31 किलोग्राम की फॉर्म में बताएंगे तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल यूनिट अडॉप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को, न्यूक्लियस के मास को, एटॉम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये कार्बन एटॉम के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। आप देखें कि ये बताया गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 6C12 एटॉम, ये होता है। ये इसकी डेफिनेशन है एक तरीके से। ये होता है। अगर आप देखें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से तो आप लोग पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। आप लिखेंगे बट फ्रॉम एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस क्या होता है। ये होता है कि अगर आप लोग किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे वो एवोगैड्रो नंबर n⁴a के इक्वल होंगे। और आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.0221 10⁻23 इतना होता है पर मोल, ओके। तो आप लिखेंगे कि बट फ्रॉम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस नंबर ऑफ एटॉम्स इन 1 मोल ऑफ 6C12 कितने होंगे,
जो एवोगाड्रो नंबर होता है n सफिक्स ए। इसके इक्वल होंगे, ठीक है भाई। इसलिए क्या मतलब हुआ इसका कि नंबर ऑफ एटॉम्स इन, जहाँ लिखा है 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब कितने ग्राम हो गए 6012 के, ये हो गए 12 ग्राम। इन 12 ग्राम ऑफ 6012 तो कितना होगा Na। जो कार्बन का 1 मोल होगा ये 12 ग्राम के इक्वल होगा। ओके, इसका मतलब Na एटम्स का जो मास है वो कितना है 12 ग्राम। आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट मास ऑफ Na एटम्स ऑफ 6012 ये है 12 ग्राम। अगर आप एक एटम का मास निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं और पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6012 इज इक्वल टू 12 अपॉन Na ग्राम, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट कि यूनिफाइड मास या 1 यूनिफाइड मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट ये हो जाएगा 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन Na। इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि 1 अपॉन Na ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं बट वी नो दैट एवोगाड्रो नंबर सिक्स 6.0221 10⁻23 पर मोल। अगर इसको पुट कर दें इसमें 3 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 वी गेट, तो हो जाएगा 1 यूनिफाइड मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.0221 10⁻23। इस सॉल्व करें तो आएगा 1.6605 10⁻24 ग्राम। तो इसका मतलब 1 यूनिफाइड मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट ये हो जाएगा 1.6605 10⁻24 ग्राम, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये रिलेशन निकल के आता है, ये वैल्यू निकल के आती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की या 1 यूनिफाइड मास, ये वैल्यू निकल के आती है। अब आप देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि इस मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी। अगर ये आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। देखिए एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 U और 1 एटॉमिक मास यूनिट आप निकाल सकते हैं। वी हैव फार्मूला है E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, पुटिंग डेल्टा M इज इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास, कितनी वैल्यू है इसकी 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो वी गेट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा 1.4924
10⁻⁻10 इतना जूल ये निकल के आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम लोग 1.6 10⁻13 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखिए कितना निकल के आता है। वो निकल के आएगा E = 1.4924 10⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻13, तो ये कन्वर्ट होगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वैल्यू आएगी 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देखा आपने कि 1 यूनिफाइड मास या 1 एटॉमिक मास यूनिट ये 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल है। या तो आप ये कहेंगे, या अगर हम लोग जहाँ पर डेल्टा एम लिखा हुआ 1 यू पुट कर दें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 u × c² ये 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है। ये इसका मतलब हुआ। तो हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ हम लोग इस तरह से इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।